करियर शुरू किया तो सबसे पहले हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स के बारे में पता होता है जिसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। मुझे सिर्फ यही पता था कि गूगल एडसेंस से ही पैसा बनता है और तो कुछ तरीके है ही नहीं। तो मैंने भी क्या किया, अपना गूगल एडसेंस अप्लाई। अप्रैल 2013 में मुझे एक ईमेल आया गूगल से। बहुत ही प्यारा ईमेल था, बहुत ही अच्छा ईमेल था। उस ईमेल का टाइटल ये था कि आपका एडसेंस डिसेबल हो गया है। लोगों को चाहिए कि बस एकदम से कुछ शुरू किया और एकदम से पैसा आने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिकॉज सर बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया को टारगेट करे, यूएस ऑडियंस को टारगेट करे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? हर कोई बात करता है जो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है उसके बारे में, बट सर ऑफ पेज एसईओ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग रिवील करते हैं। तो सर आप प्लीज उसके बारे में कुछ बता। हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें इंडिया में पिछले 3 या 4 सालों से आपको सुनने को मिली होगी। बहुत सारे लोग अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं इसमें, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छी एफिलिएट वेबसाइट बनाए, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए। बट आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है कुलवंत नागी सर, पिछले 10 से 11 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी वेबसाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और अच्छा मनी उससे अर्न कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं कुलवंत नागी सर का। सर स्वागत करते हैं हमारे बैंटर विद चेतन शो में। Hi Chetan, first of all thank you for having me and I'm very much excited to share my journey with your audience। और जैसे आपने बोला कि हाँ, पिछले 10 सालों से मैं कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इस 10 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लोर किया और अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी ऑडियंस के साथ मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूं और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर देने के लिए मैं 100% रेडी हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको थैंक यू बोलना है कि मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया और आपका रिप्लाई था कि लेट्स प्लान इट। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। मोस्ट वेलकम फॉर दैट। या यस सर, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो सर शुरुआत से अभी तक की जर्नी आप हमें बताइए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो ब्लॉगिंग बनने का जो सफ़र शुरू हुआ था वो एक एक्सीडेंटल जर्नी थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं एक ब्लॉगर बनने वाला हूँ। तो ये शुरू हुआ 2008 में, 2008 या 9 में, जब मैंने अमेरिका जाने के लिए GRE और टॉफल का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने का प्लान किया और फाइनली मैंने वो दोनों एग्ज़ाम क्रैक भी किए। इन 2010 आई गॉट एडमिटेड इन 6 यूनिवर्सिटीज़, जहाँ से मुझे स्कॉलरशिप भी मिला। एक यूनिवर्सिटी ने मुझे $16,000 का स्कॉलरशिप ऑफ़र किया और फाइनली सब कुछ रेडी था, प्लान था कि चलो अमेरिका जाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, राइट। और उस फेज़ में 2010 में जब सब कुछ तैयार था, सब कुछ हो चुका था, एडमिशन मिल चुका था, तब मुझे ये पता चला कि मेरे फादर साहब के पास तो पैसे ही नहीं थे मुझे बाहर भेजने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रगल किया, फाइनली मैं बाहर नहीं जा पाया। मेरा अमेरिका जाने का सपना टूटा और मैं वहाँ से किसी कंपनी में मैंने जॉब करना शुरू किया। दिल्ली में चला गया, वहाँ पे मेरी जॉब लगी। उन्हीं दिनों में मैंने MLM का बिज़नेस शुरू किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वहाँ पर एक प्रोडक्ट होता था, वीडियो सर्विसेज होती थी और हमें वो क्लाइंट को बेचना होता था और उसके बदले में हमें अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। तो मैंने जाके अपने फ्रेंड्स को बताया, जाके काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी सारी मीटिंग्स की, प्रोस्पेक्टिंग की। तो एक टाइम आया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे हर रोज़ भाग दौड़ करनी पड़ेगी, हर रोज़ कॉलिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड्स को। हाँ भाई, ज्वाइन कर रहा है या नहीं, कब कर रहा है ज्वाइन। आपको पता है MLM का कैसे फंडा होता है, आपको बार बार कॉलिंग करनी पड़ती है अपने फ्रेंड्स को। तो कहीं ना कहीं उस लाइफ से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैंने कहा यार अगर सारी लाइफ ये चलता रहा ना तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। तब मेरे एक जो मेंटर थे, जो मेरी अपलाइन बोलते हैं MLM की भाषा में, मिस्टर अंकुर अग्रवाल, तो उन्होंने मुझे बोला कुलवंत अगर तुझे सक्सेसफुल होना है ना MLM में तो एक ब्लॉग बना। मैंने कहा यार सर ये तो अच्छा आइडिया है, चलो इस पे काम करते हैं। तो फिर मैंने डोमेन बाय किया और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब मैंने डोमेन बाय किया तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं थे, होस्टिंग बाय करने के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने मेरे एक कज़न ब्रदर को अप्रोच किया कि यार आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे डोमेन लेना है, मुझे होस्टिंग भी लेनी है।
तो फिर मैंने उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके डोमेन एंड होस्टिंग को बाय किया एंड फाइनली सितंबर 2011 में मेरा ब्लॉग kulwantnagi.com लाइव हो गया और मैं कॉन्टीन्यूसली उस पर आर्टिकल लिखता गया। मतलब प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, फॉलोअप कैसे होता है, कॉलिंग कैसे करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के सारे जो मुझे फंडे आते थे मैंने वो लोगों को सिखाने शुरू किए। लेकिन जैसे ही इस जर्नी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा घुसता गया, इस फील्ड को एक्सप्लोर करता गया, तब मुझे पता लगा कि यार इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है जिसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। और मुझे जब मैं लिख रहा था तब मुझे मज़ा आने लगा कि अच्छा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना MLM के करियर को यहीं पर समाप्त किया जाए, एंड किया जाए और एज ए ब्लॉगर अपना करियर शुरू किया जाए। तो वही एक टाइम था जब मैंने जनवरी 2012 में अपना डोमेन ख़रीदा bloggingcage.com और उसके बाद उस पर लिखना शुरू किया और अभी उस ब्लॉग को 9-9.5 साल हो चुके हैं और वो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही है वो। तो उसी से मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी जर्नी। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ओके सर, अगर ब्लॉगिंग करता है कोई तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक एडसेंस और सेकंड इज एफिलिएट मार्केटिंग, कि जो मेनली हम दो फोकस करते हैं इन दो चीज़ों के ऊपर। अर्निंग सोर्सेस ये दो होती है। तो सर अगर हम देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप, अगर हम देखें तो इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हो, अगर एफिलिएट मार्केटिंग का अगर हम पूरा देखें तो सबसे बड़े तो नहीं बोलूँगा, आई एम वन ऑफ द टॉप एफिलिएट मार्केटर्स। यस सर, यस। तो सर आप एफिलिएट मार्केटिंग आपने कैसे चूज किया? आपने एडसेंस को थोड़ा साइड में रख के एफिलिएट के ऊपर फोकस क्यों किया? राइट, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरी। तो जब मैंने अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू किया तो सबसे पहले हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स के बारे में पता होता है जिसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। मुझे सिर्फ यही पता था कि गूगल एडसेंस से ही पैसा बनता है और तो कुछ तरीके है ही नहीं। तो मैंने भी क्या किया, अपना गूगल एडसेंस अप्लाई किया। उन दिनों में अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाता था, आज के टाइम में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हमने अप्लाई किया, हमें गूगल एडसेंस मिला और हमने अपने ब्लॉग पे गूगल एडसेंस की एड्स दिखाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे एक लेवल ऐसा भी आया जब हम हर महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये गूगल एडसेंस से कमा रहे थे। ठीक है, और लाइफ वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन अप्रैल 2013 में मुझे एक ईमेल आया गूगल से। बहुत ही प्यारा ईमेल था, बहुत ही अच्छा ईमेल था। उस ईमेल का टाइटल ये था कि आपका एडसेंस डिसेबल हो गया है। राइट, तो हमने उनको अपील किया कि कैसे डिसेबल किया, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। तो फाइनली एडसेंस जा चुका था। जो महीने के 40-50 हज़ार रुपये आ रहे थे वो भी जा चुके थे। नाउ आई वॉज हेल्पलेस। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि तब तक मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे गूगल एडसेंस तो नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरी लाइफ किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। क्योंकि आज इसने डिसेबल किया है, हो सकता है कल को मेरी इनकम 4 लाख 5 लाख रुपए महीना हो जाए। और फंडा ये होता है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग पता क्या करते हैं, जब हमारी एक परमानेंट इनकम सोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं ना, तो हम बहुत ही रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हैं कि ठीक यार ये 5 लाख तो आ ही रहे हैं। और हम अपने खर्चे बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं, घर में एसी वेसी और नौकर चाकर सब कुछ। मतलब हम एक उस लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ यार ये 4-5 लाख रुपए तो हर महीने आने ही आने हैं। लेकिन जब वो चीज़ हिलती है ना, तब आपकी पूरी लाइफ हिल जाती है। तब आप हेल्पलेस हो जाते हो कि यार अब तो गया, अब कहाँ से आएगा पैसा। तो मुझे भी यही था कि यार मैं पूरी लाइफ इस एडसेंस पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकता। और तब मैंने और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब मेरे सामने आई एक चीज़, एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि एफिलिएट मार्केटिंग में चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं होस्टिंग एफिलिएट करना चाहता हूँ। मैं लोगों को ये बताऊँगा कि होस्टिंग होती है, आपको अगर ब्लॉगिंग करियर शुरू करना है, गो देयर एंड बाय द होस्टिंग। इसमें चीज़ें मेरे कंट्रोल में कैसे हैं कि मान लो मैं एक होस्टिंग को प्रमोट कर रहा हूँ और उसने बोला कि नहीं कुलवंत हम आपको एफिलिएट कमीशन नहीं देंगे, या कोई भी रीज़न है कि उन्होंने अपना एफिलिएट अकाउंट बंद कर दिया। तो अब मैं किसी और होस्टिंग एफिलिएट के पास जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि आई वांट टू प्रमोट यू। तो मैं फिर वो होस्टिंग उठाऊँगा और प्रमोट करना शुरू कर दूँगा। तो चीज़ें मेरे कंट्रोल में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि ऑडियंस है जो बहुत ही लेज़र टारगेटेड होती है अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर बन जाते हो। एडसेंस में आपको पता भी नहीं होता आपकी ऑडियंस कौन है, कहीं से आए, किधर से आए, ऐड पे क्लिक किया, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो कौन लोग हैं।
ठीक है। आप सिर्फ कंटेंट तो लिख रहे हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग पिक्चर में नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप मार्केटिंग से बहुत परे हो। आपको बस चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी क्लिक्स आ रही हैं। बट मैं मार्केटर बनना चाहता था। मुझे ये था कि यार मुझे मार्केटर बनना है, मुझे सीखना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, बाइंग साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब तो एफिलिएट मार्केटर बनना है, और उससे फ़ायदा भी हुआ। मैंने अपनी ऑडियंस को लेज़र टारगेट किया और कन्वर्जन रेट्स थे जो बहुत हाई थे, एंड अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ आई बिकेम एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटिंग, करेक्ट। Yeah. सर, अगर हम देखें तो एक एफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट होती है उसको ग्रो होने में कितने मंथ्स लग सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है उसको ऑन एन एवरेज अगर हम देखें? बिकॉज सर मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी लोग ब्लॉगिंग में एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स करते हैं या फिर कोई भी एडसेंस की भी अगर वेबसाइट्स करे, तो पेशेंस हमारे इंडिया में एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों के पास है। Right. कि काम करते रहो, आपको एक महीने में तो पैसा नहीं आएगा। Exactly. मतलब कुछ यूनिक हो, बट हम काम करते हैं, बट हमें लगता है कि यार पैसा कब आएगा, फिर 2-3 महीने बाद हम काम करना छोड़ देते हैं कि यार पैसा तो आ ही नहीं रहा है। बट ऐसा कौन सा एक पॉइंट है कि जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके बाद हमें पैसा दिखेगा? ओके, आपने एक पॉइंट बोला कि ये प्रॉब्लम इंडिया में, ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है। लोग चीज़ों को, पेशेंस नहीं है लोगों में। लोगों को चाहिए कि बस एकदम से कुछ शुरू किया और एकदम से पैसा आने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिकॉज इफ़ यू वांट समथिंग न्यू, इफ़ यू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, अगर छोटा सा एक एग्जांपल ही ले लेते कि आपने अपने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, लेट्स से कपड़े की दुकान खोली, तो ऐसा तो है नहीं कि डे 1 से ही कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पैम्फलेट्स लगाने पड़ेंगे, बैनर्स बनवाने पड़ेंगे, एड्स लगानी पड़ेंगी, तब धीरे धीरे 3-4 महीने बाद थोड़े से कस्टमर आने लगेंगे। और जब वो कस्टमर आएंगे, जब आप उन्हें अच्छी चीज़ दोगे, अच्छे कपड़े बेचोगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जाके बताएंगे, और धीरे धीरे आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी। ये सेम चीज़ होती है ब्लॉगिंग में। स्टार्टिंग में आप अपना ब्लॉगिंग करियर जब शुरू करते हो, तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में तो कुछ ही मत एक्सपेक्ट करो, मैं तो यही बोलूँगा। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स सिर्फ चीज़ों को सीखो कि वर्डप्रेस से कैसे काम करना है। बहुत लोगों को अभी तक भी ये नहीं पता कि वर्डप्रेस के बेसिक फीचर से कैसे काम करना है, वर्डप्रेस को कैसे लगाना है, स्टिकी विजेट्स कैसे लगाने हैं, फुटर में एलिमेंट्स कैसे लगाने हैं, या नेविगेशन मेन्यू को, हाँ मतलब लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन बेसिक चीज़ों को सीखो कि किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से करना है। देन यू गो टू द कंटेंट राइटिंग। आप सीखो कि अच्छा कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट का टाइटल कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो लोग टाइटल ही देखने वाले हैं, ठीक है, टाइटल देख के ही आते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहना है, सीखते रहना है। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट्स आएंगे 6 से 8 महीने के बाद, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आप कितना क्वालिटी ऑफ, एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, और आप कितना डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉग बनाया, 3 आर्टिकल लिख दिए और बैठे हो आराम से, ठीक है भैया 6 महीने बाद देखेंगे रिजल्ट आएंगे। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। You will have to continuously work for 6 to 8 months and then you are going to see the results. और मैं तो 6 to 8 months को ही एक एवरेज टाइम मानता हूँ कि हाँ, इतने टाइम में रिजल्ट आ जाता है। ओके। सर, इसके बाद एक और सवाल है मेरा, जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग। मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो मुझे ऑर्गेनिक उसका मार्केटिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या पेड मार्केटिंग? बिकॉज मेरे जो दोस्त है जो एसईओ में काम करते हैं, वो कहते हैं कि आप पेड मार्केटिंग अगर करोगे तो 1-2 महीने पेड मार्केटिंग करके उसके बाद आपकी साइट पे मतलब विजिटर्स आएंगे, वो हम बोल नहीं सकते। बट एसईओ अगर आप करते हो कंटिन्यूसली, तो फिर एक मतलब कंफर्मेशन होता है कि यस, वो बिल्ड हो जाती है, लिंक्स आती है। तो सर आप क्या प्रेफर मतलब सजेस्ट क्या करोगे? ठीक है, देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एसईओ की मैं अगर बात करूं तो आप एसईओ में 1 टाइम एफर्ट्स लगाते हो, अगर आपके आर्टिकल रैंक्स हो जाते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली वो मनी आने लग जाती है। लेकिन एसईओ के कॉन्स ये हैं कि गूगल अपना एल्गोरिथम हर 2-3 महीने में चेंज करता है। तो ऐसा ना हो कि आपने इतने एफर्ट्स लगा के उस आर्टिकल को नंबर 1 रैंक करवाया
और एकदम से गूगल की अपडेट आई और आपकी रैंकिंग फिर से नीचे आ गई। और ये होता है, हर ब्लॉगर के साथ होता है, किसी भी एसईओ एक्सपर्ट से आप जाके पूछो, हर किसी की करियर में ये तो हुआ ही होगा एक ना एक बार की कीवर्ड टॉप पे आ गया, खुश हो गए, वाह पैसा आ रहा है, और एकदम से अगला एल्गोरिथम आया, सारी कीवर्ड रैंकिंग चली गई। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरी एफिलिएट वेबसाइट्स के साथ बहुत बार हुआ है। तो ये तो हुआ एसईओ की बात। अब बात करते हैं पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि पेड में ऐसा होता है कि आपने आज पैसा लगाया, आज आपने गूगल ऐड चलाई, फेसबुक ऐड चलाई या किसी भी तरीके की ऐड चलाई, आपको कल ही पता चल जाएगा कि क्या वो ऐड वर्क की या नहीं की। ठीक है, एसईओ के केस में हमें वेट करना पड़ता है, पहले कंटेंट लिखो, बैकलिंक बनाओ, रैंकिंग आएगी, लाइक इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन पेड एड्स की जो कॉन्स हैं वो ये हैं कि उसमें पैसा लगता है। ठीक है, आपको डेली एड्स चलानी पड़ेंगी, पैसा लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने आज पेड एड्स चलाई और एकदम से रिजल्ट आ गए, नो ऐसा नहीं है। नहीं, उसको भी टाइम लगने वाला है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आप सीखोगे कि हाँ यार ऐसे पेड एड्स बनाते हैं, ऐसे टाइटल बनाते हैं, ऐसे कॉल टू एक्शन होता है, लैंडिंग पेज में ये करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी। तो वो भी एक प्रोसेस है जो आप एकदम से नहीं सीखोगे, टाइम से सीखोगे। तो दोनों में अगर मेजर डिफरेंस अगर आप मेरे से पूछो कि एसईओ में और पेड में मेजर डिफरेंस क्या है, मैं बताऊंगा कि एसईओ में आप पे करते हो अपने टाइम के साथ और पेड में आप पे करते हो अपने पैसे के साथ। डिसीजन आपकी है, जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है वो आप पे करो और पैसा कमाओ। टाइम ज़्यादा है तो एसईओ करो, पैसा ज़्यादा है तो पेड एड्स चलाओ। करेक्ट सर। एक्चुअली यूट्यूब पे मैंने जितने भी इंटरव्यूज अभी तक देखे ब्लॉगिंग के बारे में, इस चीज़ का आंसर आपसे अच्छा किसी ने नहीं दिया अभी। अरे वाह, थैंक्स। सर बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया को टारगेट करे, यूएस ऑडियंस को टारगेट करे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, अगर तो आप पेड एड्स कर रहे हो फिर तो आपके हाथ में होती हैं ये चीज़ें कि आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हो। आप इवन पेड एड्स में तो आप इवन नाइजीरिया, हंगरी, सूडान, भूटान और वेयर एवर यू वांट आप अपनी एड चला सकते हो। लेकिन एसईओ के केस में चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। गूगल डिसाइड करता है कि आपका आर्टिकल कहाँ रैंक होगा। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितनी भी इंग्लिश वेबसाइट्स होती हैं उनके ज़्यादा कीवर्ड अमेरिका में ही रैंक होते हैं। ठीक है, .com होते हैं डोमेन्स तो अमेरिका में रैंक होते हैं। अगर आप एक जेनरिक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, लेट्स से मैंने कीवर्ड टारगेट किया बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर $500, तो ऑब्वियसली $500 जो अमाउंट है वो अमेरिका की करेंसी है, तो वो अमेरिका में रैंक हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही आर्टिकल को लिखा बेस्ट रनिंग शूज़ अंडर 5000 INR या 5000 रुपीज़, तो वो वाला तो आर्टिकल इंडिया में रैंक होगा। राइट, तो इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर देते हो कि मुझे किस कंट्री में रैंक करवाना है। अगर आप उनकी भाषा में बात कर रहे हो तो वो उस कंट्री में रैंक होगा, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो वो इंडिया में रैंक होगा। गूगल इतना स्मार्ट बन चुका है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये वाला आर्टिकल किस कंट्री में मुझे रैंक करना चाहिए। ओके ओके। सर आप इतना मतलब आपका एक्सपीरियंस है, अगर मुझे सीखना है एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग आपसे, तो सर क्या हम सीख सकते हैं? अगर आपसे सीखना है तो क्या उसके लिए जरिया क्या होगा अगर आपसे हमें सीखना है तो? ओके, तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग मेरे से सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है affiliategrowthschool.com। तो हमने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले ही लॉन्च किया। एक नई कम्युनिटी हमने बनाई है एफिलिएट ग्रोथ स्कूल से, जिसमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स रहने वाली हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, ईमेल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, ब्लॉग सेटअप ब्लूप्रिंट है, कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग्स हैं। अभी हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग इज़ इन द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंटायर ट्रेनिंग मिलने वाली है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द फ्री ट्रेनिंग यू कैन गो टू bloggingcage.com and at the home page there is one button, click on that and just give your name and email address and you can start email marketing, affiliate marketing and all these things for free just by joining my list. ओके सर, यस। क्योंकि सर बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम इंटरव्यूज देखते हैं बट उन लोगों से हम कनेक्ट कैसे करें वो हमें पता नहीं चलता है। राइट, तो ये आपने जो बताया इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमारे व्यूवर्स है उनको देखना है तो वो उसके ऊपर जाके आपका मतलब जो टीचिंग है वो सब सीख सकते हैं। yes. सर जैसे आपने बताया कि पेड एड्स के थ्रू भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली उसको प्रमोट करो तो सर आप कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे कि जिसके हेल्प से अच्छा खासा ग्रो हो सकता है? राइट,
तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड स्टार्ट रनिंग द एड्स ऑन फेसबुक, क्योंकि फेसबुक Okay. पे जो ऑडियंस है वो बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस है। वहाँ पे आप प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट Correct. रनिंग द फेसबुक एड्स, और जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे एड्स के साथ, देन यू कैन स्विच टू इवन गूगल एड्स। अभी बहुत सारे Oh. लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में डिफरेंस क्या है, मैं डिसाइड कैसे करूं कि मैं गूगल एड्स चलाऊं या फेसबुक एड्स चलाऊं। तो मैं आपके लिए इस चीज़ को बहुत सिंपल कर देने वाला हूं आज। देखो, Okay. गूगल पे कोई गया, उसने सर्च किया बेस्ट रनिंग शूज़, ये उसकी क्वेरी है। जैसे उसने वो Okay. टाइप किया, नीचे कुछ एड्स आई, उसने क्लिक किया, एक वेबसाइट पे गया और वहाँ पे जाके उसने शूज़ खरीद लिए। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, वो बंदा खुद चल के आपके पास आया है। उसको पता था उसे क्या लेना है, उसे रनिंग शूज़ लेने थे। वो गूगल पे गया, उसने टाइप किया, वो आपकी वेबसाइट तक पहुँच गया, खुद चल के आया आपके पास। लेकिन फेसबुक एड्स में आप यूज़र के पास चल के जाते हो। ठीक है, वो Correct. अपनी फेसबुक न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहा है, वो देख रहा है, फोटोज़ देख रहा है दोस्तों के, यारों दोस्तों के, और एकदम से आपकी ऐड आती है। उसे तो नहीं लेना था शूज़, उसे तो आपके Correct. शूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपकी ऐड एकदम से उसे दिख गई। इसे बोलते हैं इंटरप्शन मार्केटिंग। आपने उसे इंटरप्ट किया। ठीक है, अब आपकी ऐड उसे दिखी, उसने क्लिक किया, वो लैंडिंग पेज पे गया, उसको लगा कि ये शूज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसने फिर डिसाइड किया। तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस ये है कि गूगल ऐड में लोग आपके पास चल के आते हैं, और जो फेसबुक ऐड में, उसमें आप लोगों के पास चल के जाते हो। दोनों में Correct. प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हैं, इसको मैं एक सिंपल टर्म से समझाना चाहूँगा कि मान लो आपने एक ऑफिस खोला एक छोटे से शहर में। मैं अपने शहर का एग्जांपल लेता हूँ, फतेहाबाद का। हाँ. ठीक है, Okay. और अगर यहाँ से लोग चल के मेरे पास मेरे ऑफिस में आए तो कितने लोग आ पाएंगे? थोड़े से होंगे शायद। शहर में अगर मान लो 1 लाख या 2 लाख लोग हैं, सारे तो नहीं आने वाले, Correct. कुछ एक लोग मेरे पास चल के आएंगे। हाँ. तो Yes. इसमें जो मेरी मार्केटिंग है या जो मेरे रिजल्ट हैं वो डिपेंड करेंगे कि ट्रैफिक कितना है। अगर उसको टेक्निकल टर्म में बोलें तो सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अगर उस कीवर्ड को लोग सर्च ही कम करते हैं तो आपके पास कम ही लोग आने वाले हैं। लेकिन उसके बजाय अगर मैं ये डिसाइड करूं कि मैं क्या करूंगा, मैं मेरे फतेहाबाद शहर के आसपास जितने भी शहर हैं उनका जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा, उनको बोलूँगा कि देखो ये मेरा ट्रेनिंग है या जो भी मेरी सर्विस है मैं बेचना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। उस केस में मेरी ऑडियंस बहुत वाइड हो गई क्योंकि मैं खुद लोगों के पास चल के जा रहा हूँ। ठीक है, यही डिफरेंस है गूगल ऐड में और फेसबुक एड्स में। गूगल ऐड में you will be controlled by the number of people searching for that particular keyword, but Facebook ऐड में ऐसा नहीं है। Facebook ऐड में ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, आप लोगों के पास जाके उनको बताते हो कि मेरे पास ये है बेचने के लिए, क्या आपको खरीदना है। So this is how it works. Okay sir. Yeah, Okay. yeah. Sir, thank you for this awesome explanation sir. Awesome. यस सर, अभी थोड़ा मुझे आपसे एसईओ के बारे में पूछना है। इसमें सर मेरे 2 सवाल है एसईओ के बारे में। सबसे पहला सवाल कि जो बैकलिंक्स होती है उसका इम्पोर्टेंस कितना है हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक लाने में, Okay. आप उसके बारे में बताइए। और सर सेकंड मुझे ये पूछना है कि हर कोई बात करता है जो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है उसके बारे में, बट सर ऑफ पेज एसईओ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग रिवील करते हैं। तो सर आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए कि ऑफ पेज एसईओ के बारे में लोग कैसे उसको कर सकते हैं। Okay, perfect. So off page SEO and backlinks they are interrelated. तो मैं इसका आंसर एक ही अपने आंसर में दूंगा। देखो, बैकलिंक्स की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब तक आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी वेबसाइट पे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। बैकलिंक्स को भी अगर सिंपल भाषा में समझने की बात करें, बैकलिंक्स का मतलब ये है कि और कितनी वेबसाइट्स आपके बारे में बात कर रही हैं, मतलब कि कितनी वेबसाइट्स आपको लिंक्स दे रही हैं। जितनी वेबसाइट्स आपको लिंक्स देंगी उतना ही गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा। और गूगल का एल्गोरिथम काम ही ऐसे करता है, वो ये काउंट करता है कि टोटल कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं और जो बैकलिंक्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी तो आपको रैंकिंग ज़्यादा मिलने वाली है।
और इसका अगर बेस्ट मेथड मैं बात करूं कि बेस्ट मेथड क्या है बैकलिंक्स बनाने का, इट इज़ गेस्ट ब्लॉगिंग। आपको बाकी ब्लॉगर्स को जाके अप्रोच करना है कि हम आपके ब्लॉग पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं एंड वी वांट टू ऐड द वैल्यू फॉर योर रीडर्स। उस केस में अभी जो राइट नाउ सिनेरियो क्या चल रहा है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं 3-4 सालों में। पहले क्या होता था कि आप किसी ब्लॉगर को अप्रोच करते थे गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, तो वो हाँ बोल देता था, वो बोलता था ठीक है आप आओ मेरे ब्लॉग पे आर्टिकल लिखो और जस्ट डू इट। अभी चीज़ें क्या हो गई हैं कि अभी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अगर आप किसी भी ब्लॉगर को अप्रोच करोगे ना फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, दे विल आस्क फॉर $50, $80, $100, $150। करेक्ट। तो उस केस में फिर वही बात आ जाती है कि एसईओ में भी पैसा लगने वाला है। एसईओ 100% फ्री नहीं रह गया। वो ज़माने गए जब एसईओ 100% फ्री होता था। आज के टाइम में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस ब्लॉगर को अप्रोच करोगे, आप उनको बताओगे कि हाँ दिस इज़ माय बजट, मैं सिर्फ $100 पे कर सकता हूँ, तो फिर वो आपको अलाउ करेंगे एंड देन यू विल गेट द बैकलिंक्स फ्रॉम दोज ब्लॉग्स। एंड दोबारा से मैं बोलूँगा बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक आप बैकलिंक्स नहीं बनाओगे तब तक गूगल रैंक नहीं करने वाला है, नहीं करेगा। Yes. ओके ओके। जैसे जो इन्फोग्राफिक इमेजेस होती है वो भी अभी मतलब ऑफ पेज एसईओ में हेल्पफुल होती है। इन्फोग्राफिक इमेजेस जो बनाते हैं, if you can create good infographics, go there, approach to different bloggers and ask them to publish those infographic। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी ऑलमोस्ट सभी ब्लॉगर्स को ये समझ आ चुकी हैं चीज़ें, तो एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम हो गया है। सो इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्विंसिंग पावर कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हो, कन्विंस करते हो। करेक्ट, यस। सर जिन लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बट उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो सर उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बताओगे? उनको मोटिवेट करने के लिए मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि लगे रहो, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो फिर तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर इतना आसान होता तो शायद सारी दुनिया ब्लॉगिंग कर रही होती और सारी दुनिया करोड़पति बन चुकी होती। आपने शुरू किया क्योंकि आप में वो स्किल्स थे, आप में वो नॉलेज थी, आप में वो पावर थी कि आप दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं, तभी आपने शुरू किया था, राइट। तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आप अपना काम करते जाइए और अपने आप आपको फल मिलेगा, ठीक है। बस अपना कंटेंट डालते जाइए, चीज़ों को सीखते जाइए, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कंटेंट लिखते रहो, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो और धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। सर आखिरी सवाल, सर ब्लॉगिंग या यूट्यूब फ्यूचर क्या है? देखो मैं तो बोलूँगा दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लोग कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियो का ट्रेंड अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर आप वीडियोस बना सकते हैं, गो देयर एंड डू इट, और साइड बाय साइड ब्लॉगिंग भी करो। अगर आपने ध्यान दिया होगा जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं उनके ब्लॉग्स भी हैं, ठीक है, वो ब्लॉग भी करते हैं। तो आपको दोनों पैरेलल में चलानी है, लेकिन जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उस पर फोकस ज़्यादा लगाओ। अगर आपको लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, रिसर्च में ज़्यादा मज़ा आता है, तो देन गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग। अगर आप वीडियो बना सकते हो, कैमरा के साथ कंफर्टेबल हो, एंड गो देयर एंड डू यूट्यूब। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या कर सकते हो। करेक्ट सर, यस यस। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी सर। और आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी कोई ऐसे मतलब कुछ अपडेट्स आएंगे, कुछ आएगा ब्लॉगिंग में, तो आप हमारे चैनल पे आइए और वो सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, आई विल बी रेडी टू कम अगेन ऑन योर चैनल एंड टू शेयर माई tips and tricks with your audience. Sir, thank you so much for this. Yeah, thank you for having me. Bye bye.